टॉपिक है संयोजकता। तो देखो बेटा, हमने संयोजकता में डेफिनेशन देते हैं हम यहाँ पर, किसी भी तत्व का परमाणु, चाहे वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, बेरिलियम हो, क्लोरीन हो, मैग्नीशियम हो, एल्यूमिनियम हो, कोई सा भी परमाणु हो सकता है आपके पास आवर्त सारणी का। किसी भी तत्व के परमाणु के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की क्या कहलाती है बेटा? संयोजकता के नाम से जानी जाती है। अब बात आती है हमारे पास कि त्यागे गए और ग्रहण किए गए, कितने त्यागेगा कितने ग्रहण करेगा, यही तो चीज हमें पता होनी चाहिए यहाँ पर। तो देखो बेटा, यहाँ पर एक चीज होती है कि कोई भी तत्व का परमाणु क्या करता है, अक्रिय गैस के समान अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है। अक्रिय गैस के समान यदि उसके बाह्यतम कोश में कितने हो जाएंगे बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अगर, तो क्या हो जाएगा? वो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। जब वो स्थायी हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वहां पर परमाणु का भी स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। तो परमाणु जब स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा तो क्या हो जाएगा? वो वहां पर किसी अन्य से क्रिया नहीं करेगा और उसी तरीके से हमेशा के लिए बना रहेगा। तो कोई भी तत्व का परमाणु अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है? कंप्लीट करना चाहता है। अब उसके बाह्यतम कोश में बेटा 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करता है? उसको 1, 2 और 3 को त्यागता है, ठीक है। और अगर बाह्यतम कोश में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है तो फिर क्या करता है? वो वहां पर ग्रहण करके, जितने कम होते ना उतने ग्रहण करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है और स्थायित्व को प्राप्त करता है। अब बेटा, वो त्यागता क्यों है, ग्रहण क्यों करता है? इसका एक सिंपल एग्जांपल समझो। माना कि ये एक परमाणु, तो ये है मेरा हाथ और दूसरा परमाणु ये है। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, ये दोनों ही चाहते हैं कि मैं स्थायी हो जाऊं, ये चाहेगा मैं भी स्थायी हो जाऊं, ये चाहेगा मैं भी स्थायी हो जाऊं। तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा? इसके पास 3 है, माना कि यूं कहेगा, जैसे माना कि इसके पास 3 है, इसके पास 5 है, ये 5 वाला कहेगा इससे, क्या कहेगा कि यार मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास 3 ज्यादा है, तेरे काम भी नहीं आ रहे, तू 3 मुझे दे दे, मेरे पास कितने हो जाएंगे? टोटल 8 हो जाएंगे और मैं स्थायी हो जाऊंगा। बात करते हैं अपन ऐसे। तो ये कहेगा नहीं यार मैं तो 3 नहीं दूंगा, 3 तो मेरे पास है, तो ऐसा कर 5 मेरे को दे देगा, मेरे पास 8 हो जाएंगे, मैं स्थायी हो जाऊंगा। तो फिर ये वापस कहेगा ना बेटा, अगर जब तू मुझे 3 नहीं दे सकता तो मैं तेरे को 5 क्यों दूं? तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, जिसके पास 1, 2 और 3 होता है ना, वो क्या करता है? वहां पर 5 को ग्रहण करने की तुलना में 1, 2, 3 को त्याग देता है। तो उनको त्यागना ही पड़ता है। तो उसकी संयोजकता जो त्यागता है उसकी हमेशा, वो दूसरे को दे रहा है तो दूसरे को दे रहा है, तो जो ले रहा है बेटा वो तो क्या हो गया? कर्जवान हो गया, उसने तो दूसरे से उधार ली 3 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी संयोजकता तो माइनस में आएगी। और जो देने वाला परमाणु है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने वाला परमाणु है बेटा, उसने दूसरे को दिए हैं वो उधार, तो उसकी संयोजकता किस में आएगी? प्लस में आएगी, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास बेटा, कोई भी तत्व का परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या कितने ग्रहण कर सकता है, वो उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। और उसे समझने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला आपके लिए अप्लाई करते हैं। देखो, सूत्र लाया हूं मैं आपके लिए बेटा, बहुत सिंपल सा सूत्र है। सूत्र है हमारा 2n²। इस 2n² फॉर्मूले को अगर आप याद रख लो बेटा, तो आप क्या कर सकते हो? किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। परंतु इससे पहले बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास देखो परमाणु होता है। परमाणु में कितने कोश होते हैं बेटा? आपको पता है, कितने भी हो सकते हैं। अपन तो केवल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, K, L, M, N पढ़ते हैं। तो अपन देखो पहले कोश की बात करते हैं। देखो बेटा, प्रथम कोश में उपस्थित क्या निकालना है बेटा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करनी है, कितने होंगे, ये चीज हमें पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है। ऐसे ही देखो दूसरा कोश हो जाएगा, दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसकी संख्या की क्या करनी है बेटा? हमें गणना करनी है। ऐसे तीसरे कोश के उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कर लेंगे, तो तीसरे कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है अपन को। और अगला क्या आता है बेटा? फोर्थ कोश, तो चौथे कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें निकालनी है। अब देखो बेटा, कोश कक्षा है क्या वास्तव में, ये चीजें हमें पता तो नहीं चाहिए। तो आप ये जानते हो बेटा कि परमाणु की संरचना कैसे होती है। ये परमाणु के देखो बेटा, यहाँ पर ये मैंने पहली कक्षा बनाई, मध्य में तो क्या होता है बेटा? नाभिक होता है, सबको पता है मध्य में नाभिक होता है, ये पहली कक्षा। फिर देखो बेटा ये दूसरी कक्षा। अब इसको आप 1, 2, 3, 4 नाम दे सकते हो, K, L, M, N कुछ भी दे सकते हो बेटा, मैंने आपको आगे भी ये चीजें बता दी है। दूसरी कक्षा, ये देखो बेटा तीसरी कक्षा। कक्षा बोल सकते हो इनको बेटा आप, कोश बोल सकते हो, या फिर इनको आप क्या बोल सकते हो? ऊर्जा स्तर, या फिर आप ऑर्बिट बोल सकते हो इनको, ठीक है। तीसरी
और ये क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पर हमारे पास चौथी कक्षा। हो गई बेटा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब देखो बेटा पहले कोष, दूसरे कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उसकी कैपेसिटी हमें याद रखनी। तो एक जनरल सूत्र है, किसी भी कोष या कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस सूत्र से निकालोगे बेटा आप 2n²। ठीक है बेटा, ये हमारे नोट्स में नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं पे जरूरत पड़ जाए तो आप निकाल सकते हो, इसलिए इनको भी क्या है साथ के साथ लिख लेना। ठीक है बेटा, तो सूत्र 2n² है। अब देखो पहला कोष है ये बेटा आपके n बराबर 1, के भी बोल सकते हो इसको। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, तो आप देखो कैसे निकालोगे 2n²। तो 2 और n की वैल्यू कहां से लाओगे, कोस n का मान है यहाँ पर कोषों की संख्या। कोष कौन सा है बेटा, पहला, तो पहले कोष के लिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n का मान 1, यानी कि पहले कोष का स्क्वायर, तो 2n² कितना हो जाएगा बेटा, 1 का वर्ग तो 1 हो जाएगा और 1 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया बेटा मैंने। तो इससे ज्यादा नहीं भर सकते, कम आप 1 भी भर सकते हो ओब्लिक। ठीक है बेटा, दूसरे कोष की बात करें, दूसरे कोष में कितने भर सकते हैं, देखो बेटा आप दूसरे कोष में 2n², n की वैल्यू कितनी बेटा 2, दूसरा कोष से तो 2 लिख देंगे और ये स्क्वायर कर देंगे। तो देखो बेटा मैं यहाँ डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ, जोड़ बाकी गुणा भाग सबको आता है। 2 का वर्ग करोगे तो 2 × 2 कितने हो जाएंगे 4, तो 2 का वर्ग तो 4 और 4 को 2 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे बेटा 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दूसरे कोष में अधिकतम हम कितने भर सकते हैं बेटा 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। फिर तीसरे की बात करते हैं बेटा हम यहाँ पर, तीसरे कोष में कितने भरेंगे, देखो सूत्र लगाएंगे 2n², n कौन सा है, तीसरा कोष है तो n²। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग तो कितना हो जाएगा 9, 3 × 3 वर्ग कर दोगे आप तो 3 का वर्ग तो 9 और 9 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर हमारे पास 18। तो तीसरे कोष में हम अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इतनी जगह होती है बेटा, इतना बड़ा होता है ये। चौथे कोष की बात करें बेटा, चौथे कोष में कितने भर सकते हैं, तो देखो 2n², n का मान कितना बेटा 4, तो 4 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। तो अब क्या आ जाएगा बेटा 4 का वर्ग तो कितना होता है 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 32। तो फोर्थ कोष में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं बेटा 32 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पूछे पहले कोष में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितना 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में कितना 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे में कितना बेटा 32 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। इस सूत्र से 2n² से हमने निकाल लिया। अब हमारे पास अगर ये है तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, किसी भी तत्व की संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, केवल संयोजकता ही तो निकालनी है। अब देखो आप इजी गोइंग में निकाल सकते हो, वापस दोबारा मैं आपको रिपीट करा दूंगा बेटा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, बस आप पहले समझते हुए चलना है। तो देखो बेटा हमें संयोजकता निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पर संयोजकता निकालने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी होगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्व का। ठीक है, तो तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, उस तत्वों को लिख देते हैं सबसे पहले। तो देखो बेटा मैं एक तरफ तो लिखता हूँ तत्व, लिख दिया बेटा मैंने तत्व, तत्व जो भी होगा का प्रतीक लिख दूंगा मैं यहाँ पर, प्रतीक लिख दिया। तो प्रतीक में आप जानते हो, उसका नाम भी आप जानते हो, प्रतीक क्या होगा नाम क्या होगा वो हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर इसका एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने अपन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो बेटा जब आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे ना तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग से आता है आपके। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होगा, कौन सी कक्षा, जो परमाणु की कक्षाएं होती है ना वो भी बेटा क्या होती है, छोटे छोटे उपकोषों से मिलकर बनी होती है। फिर वो उपकोष भी छोटे छोटे कक्षकों से मिलकर बनते हैं और उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, परंतु उनको क्या है बेटा, हम यहाँ पर अगर पढ़ेंगे तो कचरा हो जाएगा, क्योंकि अब फिर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना अपन। तो वैसे क्या है, अपन केवल संयोजकता निकालनी, अपन को वो टॉपिक ही नहीं है हमारे सिलेबस में, फिर भी अपन तो क्या है निकालने के लिए थोड़ा सा इसको पढ़ रहे हैं कॉमन। ठीक है, अब तीसरा क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर कॉलम हमारा संयोजकता। तो ये हम क्या कर सकते हैं बेटा, किसी भी तत्व की संयोजकता को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हाँ आगे बढ़ते हैं। तत्व में आप कोई सा भी ले लीजिए बेटा, जैसे हमने हाइड्रोजन ले लिया, आप हीलियम ले लीजिए बेटा, लिथियम ले लो बेटा, यहाँ पर कोई बोरोन ले लो, कार्बन ले लो बेटा, नाइट्रोजन ले सकते हो आप ऑक्सीजन ले सकते हो, आप फ्लोरीन ले सकते हो, आप सोडियम ले सकते हो, मैग्नीशियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो,
आप 20 का नंबर का कैल्शियम ले लो। देखो डिफरेंट डिफरेंट लिख दे लाइन से, बहुत सारे जत्ते इतने का हमारे काम ही नहीं आ रहे बेटा। तो आप संयोजकता निकालने के सबसे पहले आपको क्या चाहिए बेटा, जिस भी तत्व की कहेगा उसका आपको एक तो प्रतीक याद रहना चाहिए और एक परमाणु क्रमांक तो जरूरी है बेटा, उसी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे अपन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, मैंने आपको बताई थी पहले पूरी आवर्त सारणी। हीलियम का कितना होता है बेटा 2, लिथियम का कितना होता है 3, बोरोन का कितना होता है 5, बेरिलियम का 4 होता था, मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। कार्बन का कितना होता है बेटा 6, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, फ्लोरीन का कितना होता है बेटा 9, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, कैल्शियम का कितना होता था बेटा 20, ठीक है। अब करना क्या है अपन को बेटा, यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो सामने अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बनाएंगे तो मैं आपके लिए यहाँ पर क्या है, इधर उधर नहीं हूँ टेढ़ा जब आप लिखो कॉपी में, इसलिए एरो का निशान लगा देता हूँ बेटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है बेटा, देखो सबसे पहले यहाँ पर हम पहली कक्षा, देखो यहाँ जितना परमाणु होता है ना बेटा क्रमांक, जितना परमाणु क्रमांक होता है उस परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या की देखो डेफिनेशन सुनो बेटा, किसी भी परमाणु की कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, उसकी परमाणु संख्या। तो इसकी परमाणु संख्या जितनी होती है ना उतनी ही क्या होते हैं बेटा, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं उस परमाणु में। ये चीज आप ध्यान रखना है। इसका परमाणु क्रमांक 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना रहेगा 1, और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा बेटा, पहली कक्षा में, पहले में ही भरेगा ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की कैपेसिटी है तो एक तो यहीं में आ जाएगा, तो पहले में, फिर धीरे धीरे क्या है नहीं में आएगा तो फिर अगली कक्षा में जाएगा, फिर उच्च ऊर्जा वाली में जाएगा, उच्च में मतलब पहले कम ऊर्जा वाली में फिर अधिकतम ऊर्जा वाली में जाता है। तो देखो इसकी में बाह्यतम कोश में कितना है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ही अपन सीधा लिख देंगे, खत्म बात, ठीक है। दूसरा बात हीलियम की बात करते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे बेटा, पहली कक्षा में, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा, ठीक है। देखो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, पहली कक्षा में अधिकतम आप कितने भर सकते हो बेटा 2 भर सकते हो, 2 भर दिए हमने। फिर देखो आगे बढ़ो आप बेटा, 3 भरने ना अपन को, तो 3 है तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक तो 3 कहाँ आएंगे, 2 तो इसमें आ गए। फिर अगली कक्षा में 8 की कैपेसिटी अपन को बढ़ना कितना है, बच्चा कितना, देखो यहाँ अधिकतम मान तो 8 सकते हैं दूसरी कक्षा में, परंतु बढ़ने कितने टोटल 3, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा बेटा 3। फिर देखो बोरोन के कितने बने 5, दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने मान सकते हैं 8, तो 8 तक तो यहीं बढ़ते जाएंगे, फिर अगर बच जाएंगे निम आएंगे तो फिर अगली कक्षा देखेंगे बेटा अपन, ठीक है। तो देखो 5 बनने, तो पहली कक्षा में तो 2, दूसरी में 8 माते हैं, परंतु बच्चे कितने हमारे पास 3, तो 2 और 3 कितने हो गए बेटा 5, 6 है तो 2 और दूसरे में कितने 4 हो गए टोटल 6, 7 है तो 2 और दूसरी कक्षा में कितने 5 बेटा, तो 7 हो गए। 2 और दूसरी कक्षा में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और दूसरी कक्षा में कितने बेटा 7 इलेक्ट्रॉन, 2 दूसरी कक्षा में कितने बेटा 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखो यहाँ पर है क्या है, यहाँ पर बेटा इसकी 11 है परमाणु संख्या, 11 बनने, तो पहली कक्षा में तो 2 माते हैं अधिकतम, दूसरे में कितने माते हैं 8 भर दिए बेटा हमने। अब बाकी के इलेक्ट्रॉन बचे, ये तो 10 ही हुए, 1 बचा, तो वो कहाँ जाएगा तीसरी कक्षा में, तो तीसरी की 18 कैपेसिटी होती है, परंतु बढ़ना तो अपन को 1 ही है तो 1 भर दिया। अब यहीं तक बढ़ते जाएंगे। यहाँ देखो 12 है बेटा, तो पहली में 2, दूसरी में 8 और तीसरी कक्षा में कितने हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएंगे, तो 8 2 10 और 2 12। यहाँ देखो 13 है तो 2 8 और 3 हो जाएंगे तीसरी कक्षा में बेटा, तीसरी कक्षा की 18 की कैपेसिटी 18 तक मार सकते हैं उसमें। आगे देखो कैल्शियम की बात करते हैं, 20 होता है बेटा, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में बेटा कितने 8, कितने हो गए 8 2 10। और इधर देखो अब देखो यहाँ थोड़ा डिफरेंट आता है बेटा निकालने में, ऐसे नहीं है कि ये है, क्योंकि यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो रियल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कक्षकों का, वो कक्षकों का नहीं लिख रहे, केवल कोष का लिख रहे हैं बेटा अपन यहाँ पे। तो देखो कैल्शियम की अपन बात करें तो पहले में तो 2, दूसरे में 8 और तीसरे में अधिकतम क्षमता तो कितनी है 18 की, यहाँ 20 बने तो 2 8। अब यहाँ अगर अपन ऐसे लिखे 10 तो 10 थोड़ी होते हैं बेटा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है थोड़ा सा अंतर आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इसलिए बड़ी इनका जो बड़े परमाणु होते हैं ना उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस कोष के आधार पर नहीं लिख सकते बेटा, तो उनकी कक्षकों के आधार पर लिखा जाता है। और कक्षकों के आधार पर देखो आपको काम नहीं आएगा, पर वो ऐसा होता है देखो, नहीं तो आप यूँ समझ लोगे कि सर कैसे आता है, फिर इसलिए बता देता हूँ। देखो बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो 20 बनने ना, गिनो 2 4 6 10 2 12 और 6 18, ठीक है। 3s 3p और 3d से पहले बेटा 4s बढ़ जाती है, ध्यान देना।
2 2 4 और 6 कितने हो गए 10, 10 2 12, 12 और 6 18। हमें कितने बनने हैं बेटा 20 बनने हैं। तो अधिकतम कितने 2, जो पहले तो 4s भरती है बेटा। तो ऐसे क्या होता है ये हो जाएगी। तो इसके बाह्यतम कोष में यहाँ पर देखो 3s 3p और फिर इसके बाद जो 3d आती है ना बेटा वो कितनी 0 कर देंगे अपन, खाली रहेगी। ये कारण होता है बेटा एक कि यहाँ पर क्या होता है पहली कक्षा एक ही उपकोष से बनी होती है 1s, दूसरी कक्षा में 2 उपकोष होते हैं 2s और 2p, तीसरी कक्षा में 3 उपकोष होते हैं बेटा 3s 3p और 3d। उपकोष 4 प्रकार के होते हैं s p d f। पहली कक्षा में एक ही होता है s, दूसरे में 2 होते हैं s और p तो s और p, तीसरे में 3 होते हैं s p और d और चौथे में 4 होते हैं s p d और f। s की क्षमता अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन बनने की होती है बेटा, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d में अधिकतम 10 आते हैं और f में 14 आते हैं। ऐसी चीजें होती है बेटा। मैं तो आपको बता रहा हूँ, ये आपको काम नहीं आएगा जैसे आप उतारो या मत उतारो, लिखना या मत लिखना कोई मतलब नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कैल्शियम यहाँ लिख दिया था तो आपको कि सर इसका कैसे निकालते फिर, तो ऐसे मैंने यहाँ बता दिया। तो पहली कक्षा में एक ही उपकोष होता है बेटा s लिख दिया, दूसरी कक्षा में 2 होते हैं 2s भी होता है 2p भी होता है। तो दूसरी कक्षा ये आगे दूसरी कक्षा है ये s और ये p, और तीसरी कक्षा का ये s p और ये तीसरी कक्षा का d, और चौथी कक्षा का ये s। फिर आगे का काम नहीं आ रहा तो वरना अपन 4p 4d 4f भी लिख सकते थे। तो देखो बेटा क्या होगा 2 4 6 10 2 12 6 18, ठीक है। अब इसके बाद 3s 3p 3d नहीं बढ़ती बेटा, ये बढ़ जाती है क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या होती है कम होती है यहाँ पर इससे d से, तो ये बढ़ जाएगी। तो टोटल कितने हो गए बेटा 20, ये क्या है खाली है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद क्या करेंगे बेटा संयोजकता निकालेंगे। तो देखो अब हम संयोजकता बहुत ईजी गोइंग में निकाल सकते हैं किसी भी तत्व के परमाणु की। देखो बेटा संयोजकता निकालने के लिए मैंने आपको वापस रिवाइज हो जाएगा आपके संयोजकता किसे कहा था, किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अब देखो 1 2 3 हुए तो त्याग देगा, कम ज्यादा हुई तो फिर वो ग्रहण करेगा ऐड करने के लिए। तो देखो बेटा बाह्यतम कोष में कितनी है हमारे पास यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा त्यागेगा, तो बाह्यतम कोष में 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, त्याग रहा है इसलिए संयोजकता किसमें आएगी प्लस में, तो +1 संयोजकता आ जाएगी हाइड्रोजन परमाणु की। हीलियम बाह्यतम कोष में कितने हैं देखो बेटा 2 है तो 2 को त्याग देगा और +2 संयोजकता आ जाएगी। लिथियम की बात करते हैं बेटा हम यहाँ पर, तो लिथियम के पहला कोष 2 और दूसरे कोष में कितना 1, तो बाह्यतम कोष कौन सा हुआ यही तो हुआ ना बेटा, तो इसके बाह्यतम कोष में 1 है तो 1 को त्याग देगा और +1 आ जाएगी। ये पहला कोष और ये दूसरा कोष, दूसरे कोष में कितना है बेटा यहाँ पर 3 है तो ये 3 को त्याग देगा बाह्यतम कोष के, अंडरलाइन कर देता हूँ बाह्यतम कोष के नीचे, ठीक है ना, तो 3 को त्याग देगा और +3 दर्शाएगा बोरोन। कार्बन की संयोजकता देखो बाह्यतम कोष में कितना है पहला और दूसरा, बाह्यतम कोष में कितना है बेटा 4 है। अब या तो ये 4 को त्याग दे या 4 को ग्रहण कर ले तो स्थायी होगा ये बेटा। तो वहां पर क्या होगा ना तो ये त्यागता है ना ग्रहण करता है और साझा करता है ये, तो इसकी संयोजकता जब भी अपन लिखते हैं ना बेटा तो 4 लिखते हैं, तो यहाँ पर प्लस और माइनस का यूज नहीं लेते, और अगर किसी रेयर केस में ये त्याग रहा है तो प्लस और ग्रहण कर रहा है तो माइनस लगा सकते हो, बाकी नॉर्मली अपन संयोजकता 4 लिखते हैं इसकी, ठीक है बेटा। नाइट्रोजन की बात करते हैं 2 पहले कक्षा में, दूसरे में कितने 5, तो कितने हो जाएंगे 7 है टोटल, परंतु दूसरी कक्षा में बाह्यतम कोष में कितने 5। अब 5 थे तो 5 को त्यागे या फिर 3 को ग्रहण करके 8 कर ले, तो 3 को ग्रहण करना आसान होता है 5 को त्यागने की तुलना में, तो 3 को ग्रहण करते हैं बाह्यतम कोष में कितने हो जाएंगे 8, तो 3 संयोजकता कितनी आ जाएगी 3, पर ग्रहण किए इसलिए क्या है उधार ले दूसरे से माइनस में आएगी बेटा। बाह्यतम कोष में ऑक्सीजन के कितने हैं देखो दूसरे कोष में 6, तो 2 को ग्रहण कर लेगा बेटा तो कितने आ जाएगी संयोजकता 2, और ग्रहण कर रहा है इसलिए माइनस में। बाह्यतम कोष में कितने बेटा 7, तो 1 को ग्रहण करके फटाफट कितना कर लेगा बेटा 8, तो -1 संयोजकता आ जाएगी। सोडियम की संयोजकता पहले कोष में 2, दूसरे में 8 है और तीसरे कोष में कितने हैं बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा बेटा ये बाह्यतम कोष के 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो अंदर 8 रह जाएंगे ना इसके, तो ऐसे भी स्थायी रहेगा तो ये 1 को ही त्यागेगा, 7 को ग्रहण थोड़ी करेगा तो 1 को त्याग रहा है तो +1। इसके बाह्यतम कोष में 2 है तो ये 2 को त्याग देगा बेटा, और इसके बाह्यतम कोष में 3 है तो ये 3 को त्याग देगा। अब इसके बाह्यतम कोष की बात करो बेटा, पहला कोष ये दूसरा कोष दूसरा कोष, ये तीसरा कोष तीसरा कोष ये तीसरा कोष, और ये क्या है चौथा कोष। पहले लिख दिया क्योंकि ऊर्जा कम होती है इसलिए पहले बढ़ जाते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, तो ये चौथा कोष, ये बाह्यतम कोष को मैं ये लिख देता हूँ। तो बाह्यतम कोष कौन सा है इसका 4s, ठीक है, लिख भी देता हूँ बाह्यतम कोष। बाह्यतम कोष इसका क्या है 4s है। बाह्यतम कोष में कितना है बेटा 2, तो 2 को त्याग देगा, तो देखो अंदर वाले कोष में तीसरे में कितने बच जाएंगे 2 और 6 8 स्थायी हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ये 2 को त्याग देगा तो इसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी बेटा
+2। तो कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है? +2 होती है। इस प्रकार हम किसी भी तत्व की संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर बेटा संयोजकता आपके यहाँ तक? अब देखो हम पढ़ के आ रहे हैं बेटा आवर्तिता, ठीक है ना। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए बेटा कि इसकी आवर्तिता क्या होगी। तो देखो बेटा नंबर 1 पहली चीज आती है वर्ग में, और दूसरी चीज आती है बेटा आवर्त में। आवर्त में अब है क्या वर्ग और आवर्त में? देखो बेटा संयोजकता पढ़ रहे हैं हम जानते हैं बेटा एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर, मैंने आपको जब आवर्त सारणी पढ़ाई थी ना बेटा तो वहां पे भी कहा था एक ही वर्ग में जब अपन ऊपर से नीचे चलते हैं ना बेटा तो क्या होता है, सभी जो तत्व होते हैं उस वर्ग के उनका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहता है। जैसे पहला है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में क्या होगा 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर हाइड्रोजन के बाद हमारे लिए ना कर रब से फरियाद आया था बेटा, तो हमारे लिए ना कर रब से फरियाद उसमें 1s फिर 2s फिर 3s1 4s1 5s1 ऐसे क्या होता है बाह्यतम कोश में समान रहता है। तो अपन कहेंगे कि एक ही वर्ग के सभी तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, अतः एक वर्ग के जो तत्व होते हैं उनकी संयोजकता भी क्या होगी? समान होगी। ठीक है बेटा, तो हम कह देंगे जैसे उदाहरण के रूप में फर्स्ट ए वर्ग है उसके बाह्यतम कोश में कितना होता है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी संयोजकता +1 होगी। और सेकंड ए वर्ग जो हमने पढ़ा था बेटा आवर्त सारणी में, तो उसमें क्या होता है वहां बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 2 होगी। अब देखो बेटा ये आवर्तिता किसमें? इसमें हो गई। अब आवर्त में चलें तो आवर्त में तो बेटा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परिवर्तित होगा उस हिसाब से इसकी संयोजकता परिवर्तित होती है, तो इसके अपन यहाँ पर जिक्र नहीं करते हैं, केवल हमारे क्या है सिलेबस में आता है यहाँ पर वर्ग में। तो वर्ग में मैंने आपको बताया दिया बेटा 2 चीजें आ जाएगी आपकी, फर्स्ट ए वर्ग, फर्स्ट ए वर्ग के जितने भी तत्व है उनके बाह्यतम कोश में कितने होते हैं बेटा 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी संयोजकता कितनी होगी यहाँ पर? +1 होगी। और सेकंड ए वर्ग के तत्वों की बात करें बेटा तो उनके जब बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन आप लिख के देख सकते हो बेटा, ये बताया ना मैंने, ऐसे कैसे कोश लिख सकते हो, पहली कोश में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 18 उस हिसाब से लिख के भर सकते हो। तो उनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है बेटा बाह्यतम कोश के में 2 होते हैं सभी के, तो इनकी संयोजकता कितनी जाएगी? +2 होगी। ठीक है, ऐसे ही बेटा 17वें वर्ग के तत्वों की बात करें अपन तो 17वें वर्ग के तत्व के बाह्यतम कोश में बेटा कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो क्या करते हैं यहाँ पर बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 करने के लिए 1 ग्रहण करता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है? -1 होती है। ये चीज ध्यान रखना है बेटा आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये फ्लोरीन 17वें वर्ग का है ना बेटा, आपको पता है ये 17वां वर्ग यही था, कौन सा? फूल, कली, भोरा, इनका अटूट संबंध, यही था ना बेटा। तो देखो फ्लोरीन 17वें वर्ग का तत्व है और फ्लोरीन की संयोजकता कितनी आ रही है? बाह्यतम कोश में 7 है तो 1 ग्रहण करता है तो -1। तो इन सबकी संयोजकता क्या आ जाएगी बेटा यहाँ पर? ये ब्रोमीन तक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सॉरी यहाँ आयोडीन आएगा बेटा। तो ये हेलोजन होते हैं, इन सबके बाह्यतम कोश में क्या होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 ग्रहण करता है बेटा ये, इसलिए इसकी संयोजकता इनकी -1 होती है। इनकी फर्स्ट ए वर्ग में कौन था बेटा आपको पता है? हमारे लिए ना कर रब से फरियाद, इन सबके बाह्यतम कोश में क्या होता है बेटा जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे अपन तो क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हाइड्रोजन के देखो 1 रहा, दूसरा कौन है? लिथियम, लिथियम का देखो बाह्यतम कोश में 1 रहा इलेक्ट्रॉन बेटा। सोडियम, सोडियम के बाह्यतम कोश में कितना लिखा देखो बेटा यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो सबके बाह्यतम कोश में 1 आएगा, इसलिए इनकी संयोजकता भी क्या हो जाएगी? तो फर्स्ट ए वर्ग की संयोजकता +1, 17वें की -1। और सेकंड ए वर्ग की बात कर लो, देखो बेटा 2 होती है बाह्यतम कोश में 2 होते हैं, कौन था सेकंड ए वर्ग में बेटा? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप रोए, यही था ना बेटा। तो देखो यहाँ पर बेरिलियम आ रहा है, इसमें तो नहीं है बेटा, परंतु और कोई देख लो जो आ रहा है, मैग्नीशियम देख लो, ये मैग्नीशियम बाह्यतम कोश में कितने आ रहे हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद कैल्शियम देख लो बेटा, ये कैल्शियम के बाह्यतम कोश में कितने आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इनके बाह्यतम कोश में 2 होते हैं, इसलिए इसको 2 को त्यागता है तो संयोजकता कितनी आती है बेटा? +2 आती है। ये तो होगी हमारी संयोजकता। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम, यहाँ पर हमारा नया टॉपिक आता है, छोटा सा टॉपिक बात करते हैं हम बेटा, प्रभावी, आपके लिए इंपॉर्टेंट है पर कॉपी में मेन हेडिंग डला हुआ है, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण। देखो बेटा प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल कहेंगे किसे हम, यही चीज हमें क्या करनी है? समझनी है यहाँ पर। तो समझनी है तो कोई बात नहीं है बेटा, देखो यहाँ समझो,
नाभिक क्या करता है बेटा, जैसे ये नाभिक है, नाभिक ये पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, माइनस वाले, तो माइनस वाले इलेक्ट्रॉनों को नाभिक कौन सा है, प्लस वाला नाभिक माइनस वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। ऐसे ही दूसरी कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो दूसरी कक्षा में जैसे माना ये इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी तो बेटा ये खींचेगा। तीसरी कक्षा में माना कि क्या है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी तो ये नाभिक क्या करेगा, अंदर की ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा। और चौथी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा बेटा, उसको भी आकर्षित करेगा। सबको नाभिक क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। परंतु आपको ये पता है बेटा, जो नाभिक के पास रहेगा तो नाभिक प्लस वाला और इलेक्ट्रॉन माइनस वाला, जो नाभिक के पास रहेगा उसको नाभिक क्या है, ज्यादा आकर्षण बल से खींचेगा। दूर रहेगा तो कम खींचेगा, और दूर बढ़ जाएगा तो कम खींचेगा, और दूर बढ़ जाएगा तो कम खींचेगा। तो हम क्या कह सकते हैं ओवरऑल कि भाई पास वाले पर तो क्या होता है, आकर्षण बल ज्यादा लगता है तो नाभिक के आकर्षण बल का मान भी अधिक होगा, और दूर वाले पे क्या होता है, प्रभाव कम हो जाता है तो प्रभावी नाभिक के आकर्षण बल का मान भी कम हो जाता है। तो हम कहेंगे बेटा प्रभावी नाभिक के आकर्षण बल की डेफिनेशन देंगे कि किसी भी परमाणु के नाभिक के द्वारा, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक के द्वारा जो बाह्यतम कोष होगा, अंदर वाले को छोड़ देंगे अपन, किसी भी परमाणु के नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला जो प्रभावी आकर्षण बल होता है, कितना आकर्षण बल से वो खींच रहा है बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को, वही क्या कहलाता है बेटा, प्रभावी नाभिक के आकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। अब देखो इसकी आवर्तीता अगर हम पढ़ें तो देखो बेटा आपको एक चीज पता है अच्छे से कि एक वर्ग में नाभिक के आकर्षण बल एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं बेटा। तो आपको पता है एक कोष, फिर दो कोष, तीन कोष, चार कोष, कोषों की संख्या बढ़ती है ना, तो परमाणु का आकार भी क्या होता है, पहले इतना सा था, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा होता जाता है। तो एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है, परमाणु के कोषों की संख्या बढ़ने से उसका आकार बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नाभिक से दूरी बढ़ जाएगी तो धीरे क्या हो जाएगा बेटा, आकर्षण बल की मान घट जाएगा। तो ऊपर से नीचे पर प्रभावी नाभिक के आकर्षण बल का मान क्या होता है बेटा, घटता है। तो आपसे पूछे प्रभावी नाभिक के आकर्षण बल की वर्ग में आवर्तीता बताओ, तो आप कहोगे एक वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं। जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे अपन, जिसमें ये वर्ग है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर हम जानते हैं कि कोषों की संख्या बढ़ती है, हमने आगे भी पढ़ा था। तो कोषों की संख्या बढ़ती है जिससे नाभिक और बाह्यतम कोष के मध्य की दूरी बढ़ जाती है। तो नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों की दूरी अधिक होने के कारण आकर्षण बल क्या होता है, घटता जाता है। अर्थात प्रभावी नाभिक के आकर्षण बल नीचे चलने पर घटता है आकार बढ़ने का। आवर्त की बात करें, आवर्त में बताया था बेटा ऐसे बाएं से दाएं चलते थे तो आकार क्या होता था, परमाणु का छोटा होता जाता था। अब छोटा हो जाएगा बेटा, पहले बड़ा था, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो क्या होता था, बड़े में तो नाभिक दूर रहता था, इलेक्ट्रॉन से दूर रहता था, आकर्षण कम, फिर छोटा हो गया, छोटा हो गया। अब छोटा रहेगा तो नाभिक क्या हो गया बेटा, जैसे मार्कर को नाभिक मानो और ये क्या मान लो आप, इसको यहाँ पर ये मार्कर को एक नाभिक के रूप में मान सकते हो आप। अब ये यहाँ पर क्या है, परमाणु का आकार माना कि इतना सा है। अब ये मार्कर है, यहाँ पर ये नाभिक मान लो। अब यहाँ नाभिक से क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन पास में आ गया, तो पास में आ गया तो आकर्षण अधिक रहेगा ना, तो आकर्षण अधिक रहेगा तो वही तो प्रभावी नाभिक के आकर्षण है कि नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को क्या है, यहाँ पर कितने प्रभाव से आकर्षित किया जा रहा है, वही प्रभावी नाभिक के आकर्षण बल है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आकार घटने के कारण क्या होता है, नाभिक का आकर्षण बल बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ता है, अर्थात प्रभावी नाभिक के आकर्षण बल का मान बढ़ता है। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारा प्रभावी नाभिक के आकर्षण बल। अब देखो बेटा हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आता है हमारा, ये टॉपिक हो गया, ये तो हो गए बेटा हमारे तत्वों के आवर्ती गुणधर्म, सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद बेटा हमारा नया टॉपिक आता है तत्वों के धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। तो देखो बेटा एक सिंपल सी चीज बता देता हूं आपको जिसमें आपको याद हो जाएगा, धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। देखो बेटा धात्विक गुणों का मतलब होता है किसी भी तत्व के परमाणु को द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, अगर वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या बनाएगा बेटा, धनायन बनाएगा, धनायन निर्माण होगा, तो वो गुण धात्विक गुण कहलाएगा बेटा। अधात्विक गुण जस्ट अपोजिट होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करेगा बेटा, ग्रहण करेगा तो माइनस चार्ज आएगा उस पर, ऋणायन का निर्माण करेगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अधात्विक गुण हो जाएगा। तो अब समझना आप बेटा, देखो यूं ही याद हो जाएगा आपको, किसी भी तत्व के परमाणु के द्वारा, कोई भी तत्व का परमाणु हो सकता है, जैसे माना कि ये आपका परमाणु है,
ये क्या करेगा, अगर बाह्यतम कोश में से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन जो त्यागेगा ना, तो किसी भी तत्व के परमाणु के द्वारा बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर जो धनायन के निर्माण की प्रक्रिया है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनावेश आ जाएगा, इस पर धनमान हो जाएगा क्योंकि इसने दूसरे को दे दिए। तो तत्व के परमाणु के द्वारा बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन के जो निर्माण की प्रक्रिया होती है, तो ये गुण क्या कहलाता है यहाँ पर, धात्विक गुण। और यदि तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है तो ये गुण क्या कहलाता है बेटा, अधात्विक गुण कहलाता है। ठीक है, क्लियर। अब देखो बेटा, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फर्स्ट ए वर्ग के तत्व की बात करते हैं। फर्स्ट ए वर्ग के तत्व कौन से थे बेटा, हमारे लिए, ना, कर, रब, से, फरियाद। इनके बाह्यतम कोश में कितने थे बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन था, तो इनकी संयोजकता कितनी थी यहाँ पर, +1 हमने पढ़ी थी। यही थी बेटा, +1 क्या थी, इनकी संयोजकता थी। ये क्यों थी बेटा, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन को ये फटाफट त्याग देते हैं और स्थायित्व को प्राप्त करते हैं, तो +1 संयोजकता दर्शाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक ही है, तो देखो बेटा इसके पास एक ही है, तो ये तो क्या करेगा, इसकी इच्छा होगी कि मैं फटाफट एक को जहाँ का जाए त्यागूं और स्थायित्व को प्राप्त करूं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की इसमें प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। तो फर्स्ट ए वर्ग के जो तत्व होते हैं उनमें 1 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्या होती है बेटा, प्रबल प्रवृत्ति होती है। प्रबल प्रवृत्ति तो ये आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करते हैं, +1 संयोजकता दर्शाते हैं और धनायन का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए इनमें सबसे अधिक धात्विक गुण होता है। तो आपसे पूछे सबसे अधिक धात्विक गुण किसमें होता है, फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों में होता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में से 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, दूसरा देखो यहां पर इसकी बात करते हैं 17वें वर्ग की। 17वें वर्ग में कौन था बेटा, पढ़ा था अपन ने, फूल, कली, भोरा, इनका अटूट संबंध। यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करते हैं, ये तो धातु आ जाती है बेटा। ठीक है, अब देखो ये जो तत्व है बेटा, इनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन थे, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 7 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा, 8 करने के लिए ग्रहण करते हैं। तो एक ही तो कम है, तो ये चाहेंगे फटाफट में 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लूं और क्या करते हैं बेटा, -1 संयोजकता दर्शाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति इनमें फटाफट ग्रहण करेंगे, स्थायित्व को प्राप्त करेंगे, तो इनकी यहाँ पर क्या होगा, जो अधात्विक गुणों का इनके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी सबसे अधिक होगी। तो क्या आवर्सान्य में सबसे अधिक क्या होता है, धन विद्युतीय तत्व कौन से होते हैं या धात्विक गुण कौन से तत्व दर्शाते हैं, फर्स्ट वर्ग के। अधात्विक कौन दर्शाते हैं, यहाँ पर 17वें वर्ग के सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने की प्रवृत्ति होती है। हो गया धात्विक अधात्विक गुण। अब देखो बेटा धात्विक और अधात्विक गुणों में हम क्या कर लेते हैं, आवर्तिता की बात कर लेते हैं। देखो आवर्तिता तो आपने पढ़ी रखी है बेटा, आपको सारी याद है, बस आपको तो दोबारा रिवाइज करवाना है मेरे को। वर्ग में और किस में पढ़ना है बेटा, आवर्तिता वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं और आवर्त में क्या करते हैं बेटा, हम बाएं से दाएं चलते हैं, तो आवर्त में। तो देखो आपको ये अच्छे से पता है बेटा कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हो आप, तो क्या होता है, परमाणु छोटा, फिर कोश की संख्या बढ़ जाती है, बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा हो जाता है ना। जब परमाणु बड़ा हो जाएगा बेटा, आपको पता है ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, बड़ा हो गया, तो नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। अब ज्यादा दूरी हो गई तो देखो नाभिक का आकर्षण बल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पे कम है ना बेटा, तो दूरी हो गई तो एक आकर्षण बल कम है, नाभिक का कम है, तो जब आकर्षण ही नहीं है बेटा, इस पे कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा, इनके इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी, अर्थात वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, धात्विक गुण बढ़ेगा। तो हम कहेंगे एक वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर हम जानते हैं कोशों की संख्या बढ़ने से परमाणु का आकार बढ़ता है। बड़े आकार के कारण नाभिक का आकर्षण बल क्या हो जाता है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पे कम हो जाता है, जिससे कम आकर्षण होने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, अर्थात ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि आकर्षण बल घटता है, इसलिए धात्विक गुण भी क्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना अधिक धात्विक प्रवृत्ति होगी, धात्विक गुण बढ़ता है। क्लियर बेटा। आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं अपन, आपको पता है आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हैं ऐसे, तो परमाणु का आकार छोटा होता है। जब छोटा रहेगा तो नाभिक के पास से इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो आकर्षण अधिक रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो बेटा निकलेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति तो क्या होगी, खत्म हो गई, क्योंकि आकर्षण बल से नाभिक खींचे रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति तो क्या होती है, घटती है, यानी कि धात्विक गुण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। परंतु क्या होता है बेटा, छोटा आकार होने के कारण नाभिक पास है, तो आकर्षण से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है, खींच सकता है प्लस वाला, तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की, छोटा आकार है तो आकर्षण अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, इसलिए आवर्त में क्या होता है, बाएं दाएं चलने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, इनके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। क्लियर बेटा यहाँ तक। अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ बेटा, 3 चीजें होती है, धातु, अधातु और एक उपधातु। उपधातु किसे कहेंगे, देखो बेटा मैं आपको कुछ वर्ग लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, ये तो आपने पढ़ी ली है, ठीक
ठीक है। यहाँ पे आता है 13वां वर्ग, ठीक है। 14 वर्ग, पी ब्लॉक के तत्व लिख रहा हूं बेटा, मैंने आपको सारणी पढ़ा दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 15वां वर्ग, 16वां वर्ग और क्या हो जाएगा बेटा 17 वर्ग। 18 भी होता है उधर, ठीक है, उसको नहीं लेंगे। 13 वर्ग क्या था 12 के ओल गंजे इंडाना तेल बेचे। 14 में क्या था बेटा कहे सीता जी सुनो प्रभुदेवा। 15 में क्या था बेटा नवीन प्रवीण यश सब भाई, ये था बेटा। आगे चलो 16 में क्या था ओल्ड स्टाइल से टी पो। 17 में क्या था फूल कली भोरा इनका अटूट संबंध, ठीक है। अब देखो बेटा ये पी ब्लॉक के तत्व है। अब आवर्त सारणी में क्या होता है बेटा, इस ये पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ना, इसके इधर वाली तो क्या रहती है, देखो मैं आपको बता दूं समझाने के लिए, धातुएं होती है। कौन होती है बेटा इधर और धातुएं रहती है, ठीक है। और ये जो इधर है ना बेटा इस साइड है, सॉरी इस साइड, ये क्या है यहाँ पर अधातुएं होती है। अधातुएं क्यों होती है, अब देखो मैंने आपको बताया था इधर वाले तत्वों में, इधर कौन था फर्स्ट वर्ग के थे ना बेटा, तो इनमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति थी तो धातुएं थी। अब धीरे धीरे इधर चलते पर आकार क्या होता था छोटा होता था तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती, तो इधर चलने पर क्या होगा अधातुएं आती है। परंतु क्या होता है बेटा इधर तो धातु और उधर अधातु, जैसे ही इधर बढ़ते हैं तो धातु गुण कम होता जाता है, फिर एक स्थिति ऐसे आती है जब धातु गुण खत्म हो जाता है और अधातु गुण स्टार्ट हो जाता है ग्रहण करने की प्रवृत्ति। तो अब बात करें इधर की तो सबसे अधिक धातु है, उधर की सबसे अधिक अधातु है। परंतु क्या होता है बेटा एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा आती है हमारे पास। ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा हम कैसे बनाएंगे, इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा को हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे, फिर हमें क्या करना है ये यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद देखो ये सिलिकॉन जर्मेनियम आ गया, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे बनाएंगे। अब देखो बेटा इसमें है क्या 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 खासियत है, वही चीजें हमें ध्यान देनी है। देखो यहाँ पर धातुओं को अधातुओं से यहाँ पर अलग करने वाली ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, इसकी दोनों तरफ आने वाले यहाँ पर जो तत्व होते हैं ना बेटा, इनमें क्या होते हैं तत्व कौन कौन से, पहले तो इनको गोला करें अपन, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है, एंटीमनी टैलोनियम पोलोनियम, ये क्या होते हैं बेटा ये जो तत्व है ये भी आ गए उसमें, ये भी आ गए। तो ये तत्व क्या होते हैं बेटा, कुछ तत्वों पे निशान लगा दिए मैंने यहाँ पर, तो ये तत्व उपधातु कहलाते हैं। इनमें धातु के भी गुणधर्म होते हैं और इनमें अधातु के भी गुणधर्म होते हैं। तो हम कहेंगे कि आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को और अधातुओं क्या करती है अलग करती है। इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के दोनों ओर आने वाले जो तत्व होते हैं बेटा ये क्या करते हैं दोनों के गुणधर्म दर्शाते हैं धातु अधातु के, इसलिए दोनों के मध्य के गुण दर्शाने के कारण इनको उपधातुओं के नाम से जाना जाता है। उदाहरण दे देंगे बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है, एंटीमनी टेलोनियम पोलोनियम, ये क्या है बेटा इनके उदाहरण हो जाएंगे और ये एक दो रह जाएंगे इसमें लेना चाहेंगे तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पर हो गई। इसके साथ बेटा हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक फॉर वॉचिंग।